ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यूनिट के अंदर फिलहाल अभी तक हम हमारे 5 लेक्चर्स क्लियर कर चुके हैं। होप आपने लास्ट के 5 लेक्चर्स देखे भी होंगे। अगर आज की बात करें तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर हमने हमारे प्रीवियस 5 लेक्चर्स का ही यूज करना है। ओके, देखो आज का जो टॉपिक है काफी आसान सा टॉपिक है। आज हमने इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि अभी तक हम लोग जो SE1 रिएक्शंस, SE2 रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हमने देखना है कि इन रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, अब फैक्टर्स तो सबको पता है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। एक हम लोग सबस्ट्रेट पढ़ते हैं कि अगर आपका सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप का है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट है, तो वो सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। लिविंग ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप लीव होने वाला है वो कैसा होना चाहिए। पोलैरिटी, यानी कि जो सॉल्वेंट आप यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में लेने वाले हैं उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, किस टाइप का जो सॉल्वेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और किस टाइप का सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे डिस्कशन में लेनी है। आसान सा लेक्चर है, सिंपल सी चीजों को हमने डिस्कशन में लेना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो देखो, फर्स्टली आपने अपना आंसर कुछ इस तरीके से करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्टली आप क्या बताएंगे अगर इस पे क्वेश्चन बना, तो फर्स्टली ये बोल रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ अ एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स। यानी कि अगर आप कोई भी एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इन रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करने वाले हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, जिनमें से जो मेजर फैक्टर है उन पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, यानी कि आप जो एलिफेटिक कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, लिविंग ग्रुप किस टाइप का है, रिएक्शन मीडियम यानी कि वहां पे आप किस टाइप का सॉल्वेंट ले रहे हैं, ये फैक्टर्स क्या है जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ओके, अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम सेपरेटली पढ़े तो क्या क्या है, तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट फैक्टर पे जो है आपका इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे भी हमने क्या बोला, रिएक्शन डिपेंड करती है, रिएक्शन का रेट अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम दोनों रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, एक बार SE1 एक बार SE2। ओके, अब देखो ये चीज आपको पहले ही बता चुकी हूँ, SE1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है और SE2 रिएक्शन आपकी 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ये आपको पहले नोन होना चाहिए, तब आप फैक्टर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ दोनों को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है अगर हम पर्टिकुलरली पहले SE1 रिएक्शन की बात करें, तो SE1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है। ये बोल रहा है अगर आपका जो सबस्ट्रेट है, अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर वहां पे आप SE1 रिएक्शन कराएंगे तो रेट हमेशा रिएक्शन का क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट इतनी चीज ध्यान में रखो कि रिएक्शन अगर आपकी SE1 टाइप की है और उस SE1 टाइप ऑफ रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगी, इस SE1 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो हमको पता है जब भी हम लोग कौन से पाथवे पे जाते हैं, जब भी हम लोग SE1 पाथवे को फॉलो करते हैं, तो SE1 पाथवे आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें पहले स्टेप पे आपको कार्बो एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि आपके पास सपोज ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप में अभी इंडिकेट कर रही हूँ, एक्स में भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने दिखाया कि ये आपका सपोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है और एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हमको पता है जब भी हम SE1 पाथवे फॉलो करते हैं, तो पहला वाले स्टेप में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है और हमको कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलती है, एक्स यहाँ पे हो गया, लिविंग ग्रुप आपका एलिमिनेट हो गया एज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और क्यों होता है वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर पे। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसी पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है। तो अगर आप इस स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट है इसके नेचर पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कैसे, ये बोल रहा है अगर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें अगर जो एक्स ग्रुप है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो SE1 रिएक्शन आप यहाँ पे करा रहे हैं इसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। रीजन मैं आपको बताती हूँ तो होगा क्या, देखो अगर एक्स आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट कहाँ करेगा, कार्बन सेंटर की ओर करेगा, और कार्बन सेंटर में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है तो क्या लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, बिकॉज लिविंग ग्रुप क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, और कार्बन के ऊपर जितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा,
उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज इसकी और अट्रैक्ट होगी। हमको पता है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव सेंटर उससे अट्रैक्ट होगा। तो वही चीज है, लिविंग ग्रुप आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, कार्बन के ऊपर कंसंट्रेशन यानी कि नेगेटिव चार्ज आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो लिविंग ग्रुप क्या है, जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो इसकी और ज्यादा अट्रैक्ट होगी, और ज्यादा अट्रैक्ट होगी तो इस बॉन्ड को तोड़ना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन आपकी आगे प्रोसीड होगी ही नहीं। तो यही रीजन इसका रहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के साथ जो ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर इसका एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है स्लो हो जाएगी, और रिएक्शन अगर स्लो हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से जब भी हम बोलते हैं कि हम SE1 रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में अगर ये X आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट वाले एटम से इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को खींचेगा, यानी कि नेक्स्ट में कौन है, कार्बन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है उसे अपनी ओर खींचेगा। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन X ले गया तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी जनरेट होगी, और पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एटम नहीं रह सकता। लिविंग ग्रुप हमारे पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साथ नहीं रह सकते, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साथ नहीं रहेंगे तो ये बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड आसानी से क्लीव हो जाएगा, और जितनी जल्दी आसानी से बॉन्ड क्लीव होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, अपोजिट ट्रेंड को शो करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सिंपल सी बात, कर लेंगे इतना। अब इसे आपकी मर्जी, आप इसे रिएक्शन के थ्रू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ना, अगर आप देखो थ्योरी आप लिख लीजिएगा, बाकी इसमें ये चीज बोल रहा है कि ये जो ट्रेंड है SE1 रिएक्शन का, ये सारी रिएक्शन जब भी आप इस टाइप की रिएक्शन शो करता है इसमें कॉमन यही ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ओके, अब SE1 को छोड़ के अगर हम लोग SE2 पे जाए तो क्या होता है, तो हमको पता है SE2 में क्या होता है, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें पहले लिविंग ग्रुप, जैसे यहाँ लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा था वो नहीं होगा, इसमें हमारा पहले इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। ओके, यानी कि लिविंग ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा, देखिए ऐसे दिखाती हूँ, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, इसको X कर देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और नेटिंग छोड़ो, ये ठीक है, ये स्पीसीज है। हमको क्या होता है, जब भी हम SE2 पाथवे फॉलो करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले अप्रोच करता है, बाद में आपका लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है, ये सबको पता है। अब होता क्या, ये बोल रहा है अगर आपका सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है उस पर आपकी SE2 रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। अब कैसे करेगी, सबको पता है, यहाँ पे हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आपके ये जो कार्बन है, ये जो आपका सबस्ट्रेट है, इसके पास यहाँ पे कोई बड़े बड़े से बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज कुछ इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो Y है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब Y यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ही अप्रोच नहीं करेगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी नहीं, तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके पीछे का सिंपल रीजन यही है कि अगर यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो अगर कोई बड़े बड़े से ऐसे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन के एडजेसेंट में जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप जो भी होंगे, ये ग्रुप अगर कोई बल्कि ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अप्रोच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बैक से उसने अप्रोच करना है। अब अप्रोच नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। और इसी के उल्टा अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन के पास जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं वो कोई छोटे छोटे से ग्रुप है, ठीक है, कोई छोटे छोटे से ग्रुप है। अब ये छोटे ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि जो Y पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है ये जाके अप्रोच कर सकता है पीछे से, बिकॉज यहाँ हिंड्रेंस नहीं है। अब अप्रोच करेगा, जितनी जल्दी अप्रोच करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी आप SE2 पाथवे को फॉलो करते हैं, SE2 पाथवे आपका SN2 पाथवे के सिमिलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। और इसमें जब भी आप बैक साइड अटैक की बात करते हैं तो यहाँ हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमको पता है अगर आपका जो एलिफेटिक कंपाउंड है, आपका जो सबस्ट्रेट है, उसमें जो कार्बन एटम है उसके पास अगर छोटे ग्रुप प्रेजेंट है तो अटैक आपका आसानी से हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़े ग्रुप यहाँ पर को प्रेजेंट है तो हिंड्रेंस के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका घट जाएगा। तो हमने यहीं पर देखो, हमने ये आपका पूरा मिथाइल ग्रुप था, इसमें हमने एक हाइड्रोजन के बदले एक मिथाइल लगाया, फिर दूसरे हाइड्रोजन के बदले भी मिथाइल भी लगाया। तो हमने वही चीज की है, ठीक है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर को बल्कि ग्रुप बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा आप ग्रुप्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हिंड्रेंस में की प्रॉब्लम आएगी और उतना ही डिफिकल्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच हो जाएगा और उतनी ही कम आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। बस इतनी चीज बताइए, ओके, ये तो कर ही लेंगे आप, ओके।
अब देखो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने ब्रांचिंग की बात भी की है, इसी भी सुन लीजिए। ये सिंपली ये बोल रहा है ना कि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं किसी एलिफेटिक कंपाउंड में, तो आपके एलिफेटिक कंपाउंड में कैसी ब्रांचिंग है उसके बेसिस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। कैसे? ये बोल रहा है देखो दो टाइप की ब्रांचिंग बताइए, अल्फा एंड बीटा ब्रांचिंग। अल्फा ब्रांचिंग यानी कि अगर अल्फा कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग है तो अल्फा ब्रांचिंग, बीटा पे है तो बीटा ब्रांचिंग। ओके, तो ये बोल रहे जब भी आप अल्फा ब्रांचिंग की बात करते हैं यानी कि अल्फा पोजीशन में अगर आपको ब्रांचिंग मिलेगी तो ये ब्रांचिंग क्या है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी। लेकिन बीटा पोजीशन में अगर आपको ब्रांचिंग मिलेगी तो ये क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगी। अब क्यों करेगी वो भी सुन लीजिए। तो सिंपल सी बात है ना, देखो अगर अल्फा पोजीशन में आपकी ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप ऐड होंगे। अब अल्काइल ग्रुप ऐड होने के बाद हमको क्या पता है ना, देखो जब भी हम रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो स्टेप होगा उसमें आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा और आपको आपकी ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट यानी कि कार्बोएनायन आपको ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे अल्फा ब्रांचिंग होने की वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी वो हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी, यानी कि हम बोलेंगे उतनी रिएक्शन हमारी बढ़िया है। ओके, लेकिन अगर इसी का उल्टा यानी कि अगर हम लोग अल्फा छोड़ के बीटा ब्रांचिंग की बात करें, बीटा ग्रुप पे बीटा पोजिशन में ब्रांचिंग को बनाने की बात करें, तो बीटा पोजिशन में ब्रांच बनेगी तो होगा क्या, यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे, और बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आपके इस कार्बन पे ये जो सेंटर है अल्फा पोजीशन वाला जो कार्बन है, इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अप्रोच करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ आपकी इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, और इस हिंड्रेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें आपने यहाँ पे डिस्कशन में लेनी है। ओके, अब इसके बाद है आपका लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, कैसा लिविंग ग्रुप आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो ये बोल रहा है जब भी आप एसिवन रिएक्शन की बात करते हैं तो एसिवन रिएक्शन में आपको जो लिविंग ग्रुप चाहिए वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी जल्दी, हमको पता है एसिवन रिएक्शन आपकी टू स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमको क्या करना होता है, लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करना होता है। अब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी जल्दी एलिमिनेट होगा, और जितनी जल्दी एलिमिनेट होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो एसिवन के केस में हमको अच्छी लिविंग ग्रुप चाहिए, और एसी2 के केस में हमको पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए। क्यों? बिकॉज एसी2 के केस में हम लोग लिविंग ग्रुप को पहले नहीं निकालते, हम हमारे इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच पहले कराते हैं। जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है उसके बाद आपका लिविंग ग्रुप जाके बाहर निकलता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि हम जब एसी1 रिएक्शन कराएंगे तो हमें अच्छी लिविंग ग्रुप चाहिए, और एसी2 के केस में हमारे पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए, बिकॉज हमको पहले लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करने के बजाय इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच कराना है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच करने से पहले ही वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, अगला है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी, यानी कि किस टाइप का सॉल्वेंट आप यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना, यहाँ पे इसने ये सॉल्वेंट इफेक्ट को कंपेयर किया हुआ है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि बोल रहा है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आपने सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा था वही सेम इफेक्ट आपको एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी देखने को मिलेगा। ओके, अब कैसे देखने को मिलेगा, देखिए होता क्या है ना, हमको पता है अभी इसमें भी आपका एसी1 के लिए अलग है, एसी2 के लिए अलग। ओके, तो हमको पता है जब भी हम एसी1 रिएक्शन की बात करते हैं, एसी1 रिएक्शन आपकी टू स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है बार बार बोल रही वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, आपको आपके आयंस मिलते हैं, एक आपको कार्बो एनायन मिलेगा, एक आपको लिविंग ग्रुप एज अ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ओके, अब होता क्या है ना, हमको पहला जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और पहले स्टेप में ही हमारा आयनाइजेशन हो रहा है, यानी कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस स्टेप के लिए हमको किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसमें पोलरिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पोलरिटी होगी उतना ज्यादा आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो फेवरेबल होगी। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि जब भी आप एसी1 रिएक्शन की बात करते हैं, एसी1 पाथवे की बात करते हैं, तो उस केस में हमको कैसा सॉल्वेंट चाहिए जिसकी पोलरिटी अच्छी हो। जितनी ज्यादा पोलरिटी बूस्ट करोगे आप अपने सॉल्वेंट की उतना ज्यादा एसी1 पाथवे में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो कि आयनाइजेशन का स्टेप है वो उतना ज्यादा अच्छी तरह से प्रोसीड होगा, और जितने अच्छे से आपका आयनाइजेशन स्टेप प्रोसीड होगा उतनी ही जल्दी हमको आयंस ऑब्टेन होंगे, आपके कार्बो एनायन और लिविंग ग्रुप आपको ऑब्टेन होगा। तो वही चीज बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एसी1 रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमको सोलर मतलब ऐसे सॉल्वेंट चाहिए जिनकी पोलरिटी बढ़िया। ओके, लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपके एसी2 के केस में। हमको टू के केस में क्या होता है, कम पोलर सॉल्वेंट की नीड होती है एज कम्पेयर टू एसी1 रिएक्शन। तो बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसा सॉल्वेंट चाहिए, कैसा लिविंग ग्रुप चाहिए, और किस टाइप का आपका सबस्ट्रेट चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।